नमस्कार दोस्तों। आज यानी 13 जून को सफेद घरों और मेहराबों के लिए मशहूर इटली के फसानो शहर में दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देश यहाँ पर इकट्ठा होने जा रहे हैं। इनका सबसे बड़ा जो संगठन है यानी कि जो जी7 समिट है, उसकी मीटिंग इटली में होने वाली है। इटली के फसानो शहर में होने वाली है। तो इस पर बतौर गेस्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी को इनवाइट किया गया था। इनके दौरे से एक दिन पहले गांधी जी की प्रतिमा को खालिस्तानियों द्वारा तोड़ा गया था, क्योंकि इस प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी के द्वारा किया जाना था। तो ऐसे में प्रश्न उठता है पीएम मोदी की सुरक्षा को। तो इसमें जानेंगे कि पीएम मोदी को किस स्तर पर सुरक्षा दी जाती है विदेश के अंदर, और जी समिट के अंदर जानेंगे कि जी समिट का फॉर्मेशन क्यों किया गया और किसके द्वारा किया गया, यह भारत के लिए कितना महत्व रखता है, और भारत जो जी7 समिट के जो मेंबर्स कंट्री है उसके लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है। इन सारे मुद्दे को समझेंगे डिटेल से। और खालिस्तानी इसको क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी का विरोध कर रहे हैं। पीएम मोदी का विरोध कर रहे हैं खालिस्तानी कि वो इटली के अंदर से न आए, क्योंकि खालिस्तानियों का मुद्दा है जो पंजाब राज्य है भारत के अंदर, उसके इर्द गिर्द और पंजाब को मिलाकर एक स्वतंत्र एक नया देश बनाना, जिसके लिए भारत उसका विरोध करता है और खालिस्तानियों को समय समय पर पनिशमेंट भी देता रहता है। तो जो खालिस्तानी है इस मुद्दे को लेकर भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है उसको टारगेट करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हालांकि इटली के जो वहां सुरक्षा गार्ड है ये सुरक्षा पे लगे हुए हैं। उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि किस तरीके से विदेशों में भारत के प्रधानमंत्री को सुरक्षा दी जाती है। भारत के प्रधानमंत्री को जो एसपीजी की ब्लू बुक प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं यहाँ पर लगे होते हैं। प्रधानमंत्री के चारों तरफ 3 दर्जन से अधिक जो एसपीजी होते हैं, एसपीजी सुरक्षा गार्ड होते हैं, उन्हें तैनात किया जाता है। इन जवानों को अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। इसके पास एनएम 2000 यानी 2000 असॉल्ट राइफल और ऑटोमेटिक गन्स और 17 एम रिवाल्वर जैसे मॉडर्न हथियार लगे होते हैं एसपीजी के पास। विदेश में दौरे पर पीएम मोदी को सुरक्षा एसपीजी के अलावा उन देश की जो सुरक्षा और खुफिया एजेंसी होती है उनके हाथ में होता है। यानी जिस देश में जाएंगे उसकी जो खुफिया एजेंसी होती है, सुरक्षा एजेंसी होती है, वो सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं एसपीजी के अलावा। नवंबर 2019 में नवंबर 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पीएम मोदी विदेश दौरे पर सिर्फ 20% से कम ही अपनी स्टाफ ले जाते हैं। जब मोदी अमेरिका गए थे तो वहां सीक्रेट सर्विस एजेंसी ने मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली थी। सीक्रेट सर्विस की एक जैसी 11 बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले में मोदी चलते हैं, मतलब एक जैसी है 11 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं पीएम मोदी। इससे पता कर पाना जो आतंकवादी या तो जो हमलावर हैं उनको पता कर पाना मुश्किल है कि पीएम मोदी किस गाड़ी में बैठे हुए हैं। एक ही जैसी गाड़ी रहती है, सवार रहती है। तो इस प्रकार से पीएम मोदी की सुरक्षा की जाती है। आइए एक नजर डालते हैं अब जी7 समिट्स के बारे में, और ये कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी नजर डालेंगे। इटली के प्रधानमंत्री जो जियार्जियो मेलोनी है, इन्होंने चुनाव से पहले ही इस समिट का न्योता भिजवा दिया था पीएम मोदी को। पीएम मोदी को जो चुनाव हो रहा था इंडिया में उससे पहले ही न्योता भिजवा दिया था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि भारत के प्रधानमंत्री को इस समिट में बुलाया गया था। इससे पहले 2003 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री यानी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनको इनवाइट किया गया था जी7 समिट में। उस समय जो जी7 का समिट है वो फ्रांस में हो रहा था, तो फ्रांस में इन्हें इनवाइट किया गया था। भारत इस संगठन का हिस्सा नहीं है, फिर भी पीएम मोदी को क्यों बुलाया जा रहा है। सबसे अमीर देशों की इस क्लब में भारत भी शामिल हो सकता है, इसके बारे में समझेंगे डिटेल से। तो उससे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि जी7 समिट का फॉर्मेशन क्यों हुआ है। ये दुनिया के 7 सबसे अमीर देश हैं। अगर इनकी जीडीपी की बात किया जाए अलग अलग, तो वैश्विक जीडीपी में अमेरिका की हिस्सेदारी 24.4% हिस्सेदारी है। वहीं जापान की हिस्सेदारी 4.7%, जर्मनी की हिस्सेदारी 4.1%, ब्रिटेन 3.3 और फ्रांस 2.8, कनाडा 2.1%, इटली 2% तक हिस्सेदारी रखता है। तो आइए जानते हैं कि जो जी7 कंट्री है इसका फॉर्मेशन किस तरीके से किया गया था। क्या सऊदी अरेबिया इसके लिए अहम जिम्मेदार है, इसके पर एक नजर डालते हैं कि सऊदी अरेबिया क्यों रिस्पॉन्सिबल है इस समिट को बनाने के लिए। तो बात है 1973 की बात है। यहाँ पर देखिए है इजराइल। इजराइल और जो अरब की कंट्री है अगल बगल उसके बीच में जंग छिड़ी थी। जब दोनों ही देशों के बीच में जंग छिड़ी थी तो उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, इन्होंने इजराइल की मदद करने के लिए
18,000 करोड़ रुपए दिए थे। इन्होंने 18,000 करोड़ रुपए दिए थे। तो इससे जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरब के जो किंग फैसल हैं, ये अमेरिका के इस फैसले से काफी नाराज हो गए थे। उन्होंने न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल का सपोर्ट करने वाले जितने भी पश्चिम के कंट्री देश हैं, उनके सबक सिखाने के लिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। तो उन्होंने मीटिंग में किया क्या, ओपेक जो कंट्री हैं उनके मेंबर्स को इनवाइट किया। जो ओपेक कंट्री है, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, जो ओपेक कंट्री है, इसकी मीटिंग बुलाई गई 1974 में। और 1974 में मीटिंग बुलाई गई। अब मीटिंग के बाद बोला गया कि जो तेल है इसके एक्सपोर्ट में, यानी इसके एक्सपोर्ट जो निर्यात होता है, इसमें कटौती की जाएगी। और 1974 आते आते तेल की भारी किल्लत होना शुरू कर दी। जब तेल की भारी किल्लत होना शुरू कर दी और जो तेल की कीमत है एकाएक तेल मतलब 300% तेल की जो महंगाई है ये बढ़ गई। जब इसकी कीमत बढ़ गई तो इसका असर अमेरिका और अमीर देशों पर भी पड़ना शुरू कर दिया। तो अगले साल 1975 में तेल की बढ़ती कीमत से परेशान पूरी दुनिया के 6 अमीर देश इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद उन्होंने कहा कि अपने हित को साधने के लिए एक संगठन का निर्माण किया जाए, जिसका नाम रखा गया ग्रुप ऑफ सिक्स। ग्रुप ऑफ सिक्स यानी 6 देशों का संगठन स्टैब्लिश किया गया था 1975 में। फिर 1976 आते आते इस ग्रुप ऑफ सिक्स में कनाडा की एंट्री होती है। जब कनाडा इसमें जुड़ जाता है तो ये हो जाता है ग्रुप ऑफ सेवन, यानी G7 कंट्री हो जाता है, जो दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों का संगठन है। इस प्रकार से होता है। एक तरफ सोवियत यूनियन होता है तो दूसरे तरफ उसके समर्थन करने वाले देश, जिन्होंने मिलकर वार्सा के नाम से एक ग्रुप भी बनाया था। तो आइए जो सोवियत यूनियन है ये भी कभी G7 का पार्ट हुआ करता था। जब रूस G7 का पार्ट हुआ करता था तो इसका नाम G8 हुआ था। लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के कारण G7 कंट्री है, G8 कंट्री में से रूस को निकाल दिया गया, तो ये फिर से G7 कंट्री बन गया। तो ये था उनके बारे में। आइए समझते हैं। और इसके बाद जो G7 कंट्री है इसमें कौन कौन से देश शामिल थे इसके बारे में एक बार नजर डालते हैं। उस समय जर्मनी 2 टुकड़े में बटा हुआ था। तो जर्मनी था, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और कनाडा एक मंच पर आए। उन्होंने अपने हित को साधने के लिए ये इसकी शुरुआत की। फिर 1998 में यानी कि 1998 में G7 संगठन के दूसरे फेज की शुरुआत होती है। सोवियत रूस कई टुकड़ों में बंट जाता है। शीत युद्ध उस समय चलता है। शीत युद्ध जब समाप्त होता है तो ये कई टुकड़ों में सोवियत यूनियन बंट जाता है। तभी रूस इसमें शामिल कर लिया जाता है। इस समय रूस के राष्ट्रपति थे बोरिस एल्त्सिन। तब रूस की जो पॉलिसी है अमेरिका और पश्चिमी देशों को सपोर्ट करती थी। जब रूस की जो पॉलिसी थी अमेरिका और पश्चिमी देशों को सपोर्ट करती थी। यहाँ पर देखिए ये है सोवियत यूनियन का पार्ट। इसका पार्ट यहाँ पर लाटविया, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब कंट्री सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे। सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे। 1991 में जब शीत युद्ध चल रहा था, उसके बाद धीरे धीरे 1991 में जब शीत युद्ध धीरे धीरे समाप्त हुआ, सोवियत यूनियन का विघटन के बाद शीत युद्ध समाप्त हुआ। तो ये जो बड़ा वाला एरिया है ये एक अलग देश बना रूस, और ये जो छोटे छोटे देश है ये अलग अपना देश बन गए थे। तो उस समय ये सपोर्ट करते थे। यहाँ पर यूक्रेन है, यूक्रेन का छोटा सा पार्ट है ब्लैक सी के अंदर जिसका नाम है क्रीमिया। 2014 आते आते क्रीमिया पर रूस के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। जब रूस क्रीमिया पर कब्जा कर लेता है तो ये जो पश्चिमी देश है इससे नाराज होकर जो G8 है, G8 से रसिया को टर्मिनेट कर देते हैं। तब ये बचता है G7 कंट्री, तब वहीं से G7 कंट्री बनता है। फिर वहां से किसी देश की एंट्री नहीं होती है, तब से G7 कंट्री है। यहाँ पर जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है, यहाँ पर देख सकते हैं जो ओपेक कंट्री है, नाइजीरिया, अंगोला, वेनेजुएला, इक्वाडोर, अल्जीरिया, लीबिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, ईरान और कुवैत और इराक, ये सब G7 कंट्री है। तो एक सवाल खड़ा होता है। सवाल क्या खड़ा होता है, आइए G7 जो समिट है इसके बारे में एक नजर डालते हैं। जो पहली बार G7 समिट हुआ था वो हुआ था फ्रांस में हुआ था। ये देख सकते हैं फिगर, उस समय फ्रांस के अंदर G7 समिट हुआ था। G7 संगठन की जो पहली बैठक है इसमें सऊदी की ओर से शुरू की गई जो ऑयल क्राइसिस से निपटने के लिए योजना बनाई गई थी। साथ ही उस समय एक्सचेंज रेट यानी क्राइसिस शुरू हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने डॉलर की वैल्यू को सोने से डीलिंग कर दिया था। जब डीलिंग कर दिया था तो अमेरिका ने ऐसे दुनिया में सोने की बजाय डॉलर के दबदबे को बढ़ाना चाहता था। अमेरिका सोचता था कि जो गोल्ड है उसके जगह जो डॉलर है इसकी वैल्यू
बढ़ा दिया जाए। हालांकि इससे दूसरे देशों के लिए आर्थिक परेशानियां शुरू होगी। इस बीच पश्चिमी देशों को लगा कि उन्हें फाइनेंशियल लेवल पर पॉलिसी बनाने के लिए एक साथ आने की जरूरत है, ताकि वे आपस में अपने बिजनेस और ट्रेड का जो मसला है उसे सुलझा सके। तब से लगातार हर साल इस संगठन की जो बैठक है होती है। ये देश दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। बात 2022 की करते हैं एक बार। 2022 में हुआ क्या? 2022 में G7 की जो बैठक है, इसमें जो सातों देश है, रूस और यूक्रेन के बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वार चल रहा था, तो जो G7 के मतलब सातों के सातों देश यहाँ पर रशिया का विरोध करते हैं और यूक्रेन का सपोर्ट करते हैं। यूक्रेन का सपोर्ट करते हैं, इसका विरोध करते हैं, रशिया का विरोध करते हैं। पिछले साल चीन को उसके कर्ज के जाल, मतलब चाइना छोटे छोटे देशों को कर्ज देता है और कर्ज के जाल में फंसाता है, उसको भी चेतावनी देता है। G7 जो समिट है उसको भी बारी बारी से वो चेतावनी देता रहता है। क्या G7 के देश दुनिया में अपना दबदबा कायम करने के लिए एक साथ आए थे? तो बात करते हैं 1975 में। G7 की जब शुरुआत हुई थी, उस समय देश यानी कि जो इसकी जीडीपी थी, ये दुनिया की जो 60% जीडीपी थी उसका हिस्सा होल्ड करता था। G7 के केवल कंट्री होल्ड करता था। फिर उसके बाद इनकी जो प्रति व्यक्ति आय थी ये भी ज्यादा थी। ये संगठन दुनिया में अमीर देशों के हितों को ही प्रमोट करता था। वहीं दूसरी तरफ जो ग्लोबल साउथ के देश थे, जो ग्लोबल साउथ के देश थे यानी जो गरीब और विकासशील देश थे, G7 की पॉलिसी से कभी सहमत नहीं रहे। इसकी वजह यह है कि ये देश दुनिया की अलग अलग संस्थाओं जैसे डब्ल्यू हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सारे जो अब संस्था थी, इस पर G7 की कंट्री कंट्रोल करना चाहती थी। ये देश दुनिया में व्यापार और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर अपने मन मुताबिक जो रूल है वो भी बनाना शुरू कर दिए थे। इसी की वजह से जब भारत अपने किसानों को सब्सिडी देता है, तो भारत के जो अनाज होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं अपेक्षाकृत जो G7 के देश हैं। G7 के जो देश हैं उसकी अपेक्षाकृत भारत के जो अनाज है सस्ते हो जाते हैं। तो जो पश्चिमी देश हैं उनको नुकसान होता था, वो भारत पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाना शुरू कर देते थे। ये देश जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए दूसरे देशों को कोयले का इस्तेमाल करने के लिए रोकते हैं। जो G7 देश है दूसरे देशों को तो कहते हैं कि आप कोयले का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है ये काफी बढ़ रहा है, जिससे जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है ये भी बढ़ रही है। तो अपने तो खुद ही कोयले का इस्तेमाल करके अपने तो विकसित देश हो गए, अब जो गरीब और विकासशील देश हैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो विकासशील देश है इनके साथ शामिल नहीं होना चाहते हैं। सबसे अमीर देशों के इस क्लब में क्या भारत शामिल हो सकता है? तो भारत के इम्पोर्टेंस के बारे में समझते हैं। उससे पहले एक नजर डालते हैं कि इससे पहले कौन कौन से प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ G7 समिट में पार्टिसिपेट कर दिए थे। मतलब 2005 में ब्रिटेन में गए थे अटल बिहारी वाजपेयी, 2005 में ब्रिटेन में फिर गए थे मनमोहन सिंह, 2006 में रूस में हुआ था तो फिर गए थे मनमोहन सिंह थे, जर्मनी में फिर 2008-9 तक इटली में हुआ था, मनमोहन सिंह गए थे। फिर पीएम जो मोदी है, नरेंद्र मोदी है, फ्रांस में 2019 में गए थे, ब्रिटेन में 21 में गए थे, जर्मनी में 22 में गए थे, जापान में 23 में गए थे। अभी इटली में होने वाला है, इटली में 24 में भी प्रधानमंत्री इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या इस क्लब में भारत को शामिल किया जा सकता है। इस क्लब के बारे में थोड़ा सा नजर डालते हैं। हडसन इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत 11 बार इस समिट में पार्टिसिपेट कर चुका है, यानी 11 बार भारत इस समिट में पार्टिसिपेट कर चुका है। बतौर गेस्ट भारत को बुलाया जाता है। इससे कई बार तो भारत G7 का परमानेंट मेंबर लगता है, लेकिन इससे छोटे से एक हिस्सा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। साल 2007 की बात है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय G7 की समिट होने वाली थी जर्मनी में। तो जर्मनी में उन्होंने गया था, ये जर्मनी की चांसलर है एंजेला मार्केल, वहां पर गए थे। तो बतौर गेस्ट इन्हें न्योता दिया गया था। जब न्योता इन्हें दिया गया था तब ये गए थे, लेकिन इन्हें जो भाषण देने का जो टाइमिंग है ये काफी कम रखा गया। तो ये नाराज हो गए थे, समिट छोड़कर जा रहे थे, तब कुछ टाइमिंग को बढ़ा दिया गया था। इसके बाद उन्होंने मानने के लिए जर्मनी को, भारत और दूसरे मेहमान देशों को जो समय बढ़ाया, इससे अन्य देश भी मतलब नाराजगी छोड़कर इसमें शामिल होने की कोशिश की। G7 में भारत को बार बार बुलाए जाने की जो वजह है, इसका सबसे बड़ा है कि भारत का बढ़ता प्रभाव, भारत का जो प्रभाव बढ़ रहा है, भारत की जो जिम्मेदारियां हैं ये भी काफी बढ़ रही है। इसलिए बार बार जो G7 समिट है इसमें भारत को बतौर गेस्ट बुलाया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपना प्रभाव धीरे धीरे खो रही है, इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। अमेरिका और चीन रूस के बीच रिश्ते खराब होने की वजह से जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ये मजबूत फैसले नहीं ले पाती है। इस वजह से भारत को बुलाया जाता है। उत्तर कोरिया बार बार नियमों का उल्लंघन करता है और मिसाइल का परीक्षण करता रहता है, मिसाइल का परीक्षण करता रहता है। और इसके बावजूद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उत्तर कोरिया के खिलाफ अगर सख्त प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है तो चाइना और रूस उसको काउंटर कर देते हैं, मतलब उसको वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस प्रतिबंध को रोक देते हैं। इस प्रकार से ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है पूरी तरीके से वर्क नहीं कर पाती है। यही वजह है कि भारत को इसमें इनवाइट किया जाता है। 1980 के दशक में G7 देशों की जो जीडीपी थी, दुनिया की कुल जीडीपी की करीब 60% थी, 60% इसकी जीडीपी थी। अब घटकर करीब 40% है, यानी G7 की जो जीडीपी है अभी जो घटी है, घटकर G7 कंट्री की जो जीडीपी है 40% तक हो गई है। G7 के प्रभावशाली देशों के अलावा भविष्य में इसका प्रभाव कम होने की संभावना और भी है। भारत G7 का नया सदस्य अगर बन जाता है तो इसकी वजह है कि रक्षा के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर खर्च करता है। भारत रक्षा के मामले में तीसरे नंबर पर खर्च करता है। भारत की जीडीपी ब्रिटेन के बराबर से है, यानी ब्रिटेन के बराबर भारत की जो इकोनॉमी है ब्रिटेन के इक्वल है। उसके बाद फ्रांस, इटली, कनाडा से ज्यादा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है, इसलिए G7 हर साल भारत को आमंत्रित करता है और दुनिया के हर बड़े मुद्दे को उसके साथ डिस्कस भी करता है। यही वजह है कि भारत को छोड़कर G7 समिट नहीं होता, उसे बार बार इन्वाइट किया जाता है। क्या G7 की बैठक में जाने से भारत के बीच चीन और रूस के बीच जो विरोधी बनाने की कोशिश की जा रही है वो सफल हो पाएगी? तो ऐसा नहीं, क्योंकि रूस और चीन के बीच जो खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है ऐसा नहीं होगा। क्यों? भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है ये काफी क्लियर है। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी हमेशा मल्टी अलाइनमेंट्स की रही है, यानी भारत कभी भी किसी एक गुट का समर्थन नहीं किया है। भारत हर देशों के साथ अपना सहयोग संगठन बनाकर रखा है। उसके अलावा भारत सैंक्शन, जब भी G7 देशों के द्वारा किसी देश पर सैंक्शन लगाया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है, उसका भारत कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। भारत को जब लगता है तभी करता है, अन्यथा नहीं करता है। उसके साथ साथ भारत ब्रिक्स जैसे देशों का सदस्य है। भारत जो एससीओ है, एससीओ जैसे संस्था का भी सदस्य है, जिसका सदस्य रसिया और चाइना भी है, तो भारत संतुलन, बिल्कुल संतुलन बनाकर चलता है। भारत की दोनों ही देशों के बीच में, दोनों ही संगठनों के बीच में संतुलन बनाकर चले। फिर उसके बाद जो G7 समिट है उसके अंदर कभी भी ट्राइलेटरल्स, जरूरत वाले देशों के साथ उसका संगठन मतलब बनता चला जा रहा है। और पिछले 34 साल पर एक बार नजर डालते हैं तो पिछले 34 सालों में टॉप 5 इकोनॉमिक से बाहर हुए हैं, 3 पश्चिमी देश बाहर हो चुके हैं। 1990 की बात करते हैं, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस और इटली, यहाँ पर टॉप 5 कंट्री है। 2000 में अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फिर यहाँ पर फिर आ जाता है चीन की एंट्री होती है। तो चीन की एंट्री हो जाती है तो यहाँ से फ्रांस गायब हो जाता है। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और फ्रांस, यहाँ ब्रिटेन गायब हो जाता है। फिर आता है अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन। फिर 2024 आते आते अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और इंडिया, तो यहाँ से ब्रिटेन गायब हो जाता है और उसके बाद फ्रांस गायब हो जाता है। ब्रिटेन गायब हो जाता है, फ्रांस गायब हो जाता है और इटली गायब हो जाता है। तो 3 पश्चिमी देश हैं यहाँ से गायब हो जाते हैं 2024 आते आते। इस तरीके से भारत का महत्व काफी बढ़ जाता है। वहीं G7 के देश भारत की कई बातों से सहमत नहीं होते हैं, जैसे वर्करों को फ्री वीजा दे इशू का जो मुद्दा है। भारत G7 के देशों के दूसरे देशों में सत्ता पलटने और दखल अंदाजी करने का भी भारत विरोध करता है। जो G7 की कंट्री है अन्य देशों में अपना इंटरफेयर करते रहते हैं, तो भारत उस चीज का भी विरोध करता रहता है कि ये ऐसा G7 की जो कंट्री है ऐसा नहीं करना चाहिए। यूएन में फैसला हुए बिना ही ये देश दूसरे देशों पर जो आंतरिक मामला है उस पर इंटरफेयर कर देते हैं। इस चीज का भारत विरोध करता है। भारत इंटरनेशनल लॉ का पालन करता है। दुनिया के देशों का चीन के मुकाबले भारत पर भरोसा ज्यादा है। भारत पर दुनिया के देश भारत पर ज्यादा भरोसा करते हैं चीन के मुकाबले, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अब भारत बहुत सॉफ्ट रखता है और भारत को जो उचित लगता है उसका पक्ष रखता रहता है। उसके अलावा जो G7 के देश है, इसलिए भी भारत को जोड़कर रखना चाहते हैं कि जो G7 के देश हैं
इसमें आपस में कई मुद्दे को लेकर सहमति नहीं होती है, क्योंकि अमेरिका जब नाटो देशों की पॉलिसी लाता है तो उसके साथ तो ये देश कई बार सहमत होते शामिल होते हैं, कई बार नहीं। जो G7 के देश हैं जैसे कि फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये चाइना और रसिया से कभी-कभी ये अलग तरीके से डील करते हैं, तो इनसे सहमति नहीं होते हैं। तो जो G7 के देश है कभी-कभी कई मुद्दे वो कमजोर पड़ जाते हैं, कभी-कभी किन कई मुद्दे पर एक साथ आते हैं। तो अमेरिका चाहता है कि जो G7 है इसका महत्व और भी बढ़ा रहे, तो एशिया के कई महत्वपूर्ण देश को जोड़कर रखा जाए, खास करके भारत को रखा जाए। इसलिए भारत को इस पर रखा जाता है, भारत को इसमें बार-बार रखा जाता है। G7 की आलोचना क्यों होती है? इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं 6 पॉइंट में। 6 पॉइंट में समझेंगे कि G7 देशों की बार-बार आलोचना क्यों होती है। G7 अमीर देशों का जो इंटरेस्ट होता है उसे प्रमोट करता है, दूसरे देशों का कभी फेवर नहीं करता। ये संगठन गरीब देशों को कभी-कभार ही मदद करता है, लेकिन बड़े मुद्दों जैसे टेक्नोलॉजी शेयर करने की बात आती है तो ये सीधे ही पीछे हट जाता है। इन देशों में महामारी के दौरान कोविड वैक्सीन की टेक्नोलॉजी गरीब देशों को देने की बात आई तो जो G7 के देश है ये मतलब सहमत नहीं हुए। ये बड़े फैसले लेने में दूसरे देशों से राय मशविरा नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर यूक्रेन जंग के बाद रूस पर सैंक्शन यानी पाबंदी लगाने में दूसरे देशों पर ये सहमत नहीं हुए। बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जब रिफॉर्म की बात होती है तो जो इस 7 देश की लॉबी है ये मजबूत हो जाती है। ये देश अब अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों में समय के मुताबिक सुधार नहीं चाहती हैं और WTO में अपने हित को साधने में लगे रहते हैं। तो यही मेन रीजन है कि जो G7 की कंट्री है इसकी आलोचना होती है पूरी दुनिया में, इसका महत्व बना रहे इसलिए भारत जैसे देश और अन्य देशों को G7 का समिट जब जब जहां भी होता है वहां उसे इनवाइट किया जाता था। तो ये था G7 के बारे में एनालिसिस। थैंक यू।